हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएस अनिल और मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल। आई होप अभी तक के सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट करके इस वीडियो पे आए हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, चैप्टर है बेटा हमारा बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स का मतलब क्या है कि देखो, जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस आती है टाइम टू टाइम, कोई भी एक रिदमिक फ्लक्चुएशंस कह सकते हैं या टाइम टू टाइम इकोनॉमिक में जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। मोटा मोटा अगर बात करा जाए तो यानी कि कभी कोई बिजनेस जैसे स्टार्ट हुआ या इकोनॉमी के अंदर अगर बात करते हैं तो पहले क्या होता है, एक्सपेंशन फेज आता है, पहले इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर एक कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम पॉइंट आता है जहां पर आके इकोनॉमी स्टेबल होती है, फिर स्टेबिलिटी के बाद क्या होता है, डिक्लाइन। तो हम उसी को ही कैरेक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पर और डीप में जा रहे हैं उसके अंदर कि कौन कौन से फेजेस हमें देखने को मिलते हैं और हर फेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं और वो फेजेस के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, और उन फेजेस के होने की वजह से क्या क्या चीजें इकोनॉमी में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या बात करी हमने, इकोनॉमिक साइकिल्स सॉरी बिजनेस साइकिल्स आर द रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। टाइम टू टाइम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिदमिक फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती है, कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन जो कि बूम पीरियड होता है, और फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन जिसे कि हम रिसेशन पीरियड कह सकते हैं, यानी डाउनफॉल। तो मोटा मोटा बताया पहले कि बिजनेस का ऊपर जाना और नीचे आना, लेकिन इसके बीच में भी कुछ स्टेजेस है ना। तो देखते हैं, अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझे तो यूके जो है 1920 में एक बूम देखने को मिला था क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई। तो अब इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी आई तो अचानक से क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्नाइजेशन। सारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, सबके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, सबके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो एक बूम बोलते हैं इसको, है ना। अचानक से इकोनॉमी में बूम आना। चाइना की रिसेंट स्लो डाउन के बारे में बता रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ रिसेशनरी फेज आ गया। ठीक है, तो जब स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी तो रिसेशनरी फेज है, अचानक से न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी रीजन की वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, सो दैट इज अ बूम। ठीक है, तो बूम और रिसेशन दो चीजें समझ आइए। चलो, अब जो हमारे पास चार फेजेस है जो हम डेप्थ में समझने जा रहे हैं, कौन कौन से चार फेज है बेटा। एक तो वही एक्सपेंशन बूम, इसमें क्या क्या समझ सकते हैं बूम में कि जीडीपी ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है ना, डिमांड सबकी मीट हो रही है, स्टॉक प्राइसेस सही चल रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सबको लॉसेस कम देखने को मिल रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी कम चल रही है इकोनॉमी में। समझ गए, क्रेडिट फैसिलिटीज ठीक चल रही है यानी कि सब आराम से अपने लोन्स लेंडिंग सब इजीली मैनेज कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई सब ठीक चल रहा है, तो दिस इज अ बूम फेज। फिर आता है पीक, यानी अब एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अब इंप्लॉयमेंट पहले ठीक तो चल रही थी, अब आ गई फुल इंप्लॉयमेंट लेवल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, फुल इंप्लॉयमेंट, प्राइसेस पूरे पीक पे आ चुके हैं, डिमांड स्टैग्नेट हो गई है। ठीक है जी, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल बोला जाता है इसको, मैक्सिमम पॉइंट। एक साइकिल जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका एक पीक पॉइंट आ गया, यानी बिजनेस इस समय अपने पीक पर है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अब बिजनेस नीचे आना शुरू होगा, एक रिसेशन फेस करेगा, इन्वेस्टमेंट्स गिरने लग जाएंगी, इंप्लॉयमेंट डिक्लाइन होगा कहीं ना कहीं, और डिमांड वाली और सप्लाई ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, पेसिमिज्म कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रो करेगा। पेसिमिस्ट हम बोलते हैं जब नेगेटिव चीजें होती हैं, राइट। ऑप्टिमिज्म मतलब गुड थिंग, पॉजिटिव थॉट्स, और पेसिमिज्म मतलब जब इन्वेस्टर्स और सब चीजें इकोनॉमी में नेगेटिव की तरफ जा रही है तो दैट इज अ पेसिमिज्म। ठीक है बच्चों, फिर आएगा ट्रफ फेस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन और डाउन, और ज्यादा डाउन में लोएस्ट पॉइंट आ गया बिजनेस का, इकोनॉमी का लोएस्ट पॉइंट है बिजनेस का लो पॉइंट, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, लो प्राइसेस और लो कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में। ठीक है, अच्छा, इस फेज के बाद जब डिप्रेशन फेज आ जाता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, रिकवरी फेज। अब रिकवरी यानी कि अब कुछ ऐसी पॉलिसीज और ऐसी चीजें इकोनॉमी में करी जाती हैं, चीजें चेंज करी जाती हैं, नई नई पॉलिसीज, नए नए रूल्स रेगुलेशन लाए जाते हैं जिससे कि इकोनॉमी फिर से ऊपर उठे। ठीक है, तो फॉलोज जी ट्रफ, ऑप्टिमिज्म रिटर्न्स आएगा, इन्वेस्टमेंट दोबारा ऊपर उठेगी और इकोनॉमी बैक टू द एक्सपेंशन आ जाएगी। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, ये सारी स्टेजेस हमने जो बच्चों डिस्कस करी सॉरी, ये जो सारी स्टेजेस हमने डिस्कस करी, तो ये हम पूरी इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस साइकिल होती है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट हर एक बिजनेस पे पड़ेगा कि नहीं, आपको ये बेसिक थॉट समझना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो भी चीजें होती है, ओवरऑल इकोनॉमी में भी नहीं, वर्ल्ड में भी हम कह सकते हैं कि कोई भी चीजें होती है तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल सारे बिजनेसेस पे पड़ता है कि नहीं पड़ता, वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड भी कोई चीज होगी तो ग्लोबल ट्रेड्स होते हैं, चीजें होती है ना, शेयर्स वगैरह ऑनलाइन ट्रेड होते हैं, तो बहुत सारी चीजें कि हम इंटरनेशनली भी सब जगहों से कनेक्टेड है। तो अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट दूसरी इकोनॉमीज पे भी आता है, दूसरी इकोनॉमीज में आता है तो उन इकोनॉमी में होने वाले बिजनेसेस के ऊपर भी आता है ना। तो ये एक फैलने वाली चीज है कहीं ना कहीं कि अगर बिजनेस साइकिल्स में कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल सब जगह देखने को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज
कैसे हम कर सकते हैं यूज टू प्रिडिक्ट द कंफर्मेशन फेज, या जिसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो बेटा तीन तरीके के इंडिकेटर्स हैं। एक तो बात करी लीडिंग, लीडिंग मतलब आप लीड कर रहे हो, आप टाइम से पहले चल रहे हो, ठीक है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप पहले से अपनी प्लानिंग्स कर रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप लीड कर रहे हो, आप आगे चल रहे हो, पहले से अपने टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद टाइम से पहले आपने रिवीजन्स कर ली, टाइम से पहले अपने मॉक टेस्ट कर लिए, सारे पीवीआईक्यूज आरटीपी सब कंप्लीट कर लिए, तो आप लीड कर रहे हो, यानी कि सो दिस इज अ लीडिंग फेज, यानी कि पहले चीजें करके चलना। सो दैट मींस चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी शिफ्ट, हम बिजनेस के साइकिल के हिसाब से बात कर रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस या न्यू ऑर्डर्स या बिल्डिंग परमिट्स, ये सब चीजें पहले से ही चेंज हो रही है, यानी पहले से प्रिडिक्शन बेसिस पर हम इकोनॉमी में चेंजेस कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ लीडिंग, ठीक है। फिर आता है लैगिंग करना, लैग मतलब पीछे रह जाना, लैग करना कि टाइम निकल जाने के बाद कोई डिसीजंस लेना कि कोई चीज अब हो गई है, अब उसको करेक्ट करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं, तो दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है जी। चेंजेस आफ्टर द इकोनॉमी शिफ्ट, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इनमें चेंजेस हम करेंगे जो कि हम बाद में करते हैं आफ्टर इकोनॉमी शिफ्ट्स, जब इकोनॉमी में शिफ्ट आ जाता है, ठीक है बेटा। फिर आता है कोइंसिडेंट, यानी आप बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हो और बिल्कुल नेक टू नेक होके चल रहे हो कि भैया ये चीज अब हो रही है, इसके साथ साथ आप पॉलिसी बना रहे हो, जैसी कोई चीज हो रही है उसके साथ साथ पॉलिसी बना रहे हो, या कोई चीज हो रही है उसके साथ साथ ही पॉलिसी भी अप्लाई हो रही है, कोई रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के या इकोनॉमी में जो भी चीजें हो रही है बिजनेस में, वो सारी एक साथ होके चल रही है, कोइंसिडेंट, ठीक है जी। तो चेंजेस विद द साइकिल, सो दैट मींस जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या रिटेल सेल्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बेटा, जब कोइंसिडेंट होगी कोई चीजें, कोइंसाइड हो जाएंगी। कोइंसाइड वर्ड का मतलब ही क्या है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप होना, कोइंसाइड करना, राइट। सो कोइंसिडेंट मतलब चेंजेस विद द साइकिल, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प करेंगे। वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस साइकिल के कुछ एग्जांपल्स, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन फेस करने को मिला था। इसके अंदर क्या है, ओवरऑल जो मार्केट थी हमारी, कुछ नैस्डैक वगैरह की, अगर हम ज्यादा डिटेल में ना जाए उसके अंदर, तो कुछ स्टॉक प्राइसेस बहुत गंदे तरीके से फॉलो हुए थे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन इकोनॉमी में देखने को मिला था, तो इसलिए उसको बोला गया, नाम दिया गया ग्रेट डिप्रेशन। हमारी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी, वर्ल्ड वाइड पूरा डाउनटर्न देखने को मिला था ओवरऑल, ठीक है जी। बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिले थे, डिफ्लेशन, पेसिमिज्म, और रिकवरी फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ी, वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है, गोल्ड का इन्फ्लो हुआ, मनी सप्लाई का एक्सपेंशन करना पड़ा, ये सब गवर्नमेंट के मेजर से जो रिकवर करने के लिए करने पड़े। तो एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था 1930, जो उस बिजनेस साइकिल की लास्ट स्टेज होती है, रिकवरी से पहले, रिकवरी तो जब शुरू होती है तब एक्सपेंशन में चले जाते हैं दोबारा, है ना। तो ये एक बिजनेस साइकिल का आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन का टाइम आ गया था और हमें रिकवरी वाले स्टेप्स लेने पड़े थे, ठीक है ना। चलो उसके बाद एक और डॉट कॉम बबल है। ये जब .com यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत ज्यादा नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी इकोनॉमी में, तो स्टॉक प्राइसेस एकदम से शूट कर गए थे, अचानक से बहुत ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली थी, तो उसको हमने नाम दिया .com बबल। .com इसलिए कोई भी वेबसाइट जो वो .com से शुरू होती है, तो अचानक से कंपनीज के शेयर्स बहुत ज्यादा शूट कर गए थे, अचानक से बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला था। ईयर 2000 की बात हो रही है, इंटरनेट कंपनीज में एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। जो इंटरनेट यानी जिनका जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंटरनेट, यानी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, तो उनके अंदर एकदम से शेयर्स, क्योंकि उनको क्या दिखा इन्वेस्टर्स को कि अब टेक्नोलॉजीज आ रही है, अब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, उसी दौरान लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था और अचानक से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट हो गई थी इकोनॉमी में और एक बूम देखने को मिला था, उसको हमने नाम दिया .com बबल। ये एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है ना। ई प्रीफिक्स जो थे, यानी जो ई वाली कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, स्टॉक प्राइस बबल बन गया था, बर्स्ट हुआ 1991-2000 में, इसके बीच में बर्स्ट भी हुआ था। मैनी कंपनीज लिक्विडेट हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई कि कहीं ना कहीं एक क्रैश देखने को भी मिल गया था उसके बाद, ठीक है बच्चों। चलो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा 2008 से 2019 में देखने को, सॉरी 2008 से 2009 के बीच में देखने को मिला, जिसके अंदर क्या हुआ, पोस्ट 2000 रिसेशन जो भी हमने डिस्कस किया, यूएस फेडरल रिजर्व जो थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स क्या कर दिए, कम, और हमारा एक्सेस बैंक लिक्विडिटी, जो बैंक्स के लोन्स थे ना वो फेल होना शुरू हो गए थे, बैंक्स के क्रेडिट्स में बहुत सारे फेलियर देखने को मिले थे, प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जो लोन्स या जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी बैंक्स ने वो पीछे खींच ली थी, तो ये भी एक डाउनफॉल वाला कह सकते हैं। चीप क्रेडिट राइज इन सब प्राइम लेंडिंग, हाउसिंग डिमांड और प्राइसेस सोर्ड हो गए, ओवर सप्लाई होने लग गया हाउसेस का, प्राइसेस फॉल हो गए, हाउसिंग बबल बर्स्ट इन 2007। कब बबल बर्स्ट हुआ, 2007 में। सब प्राइम बोरोवर्स डिफॉल्टेड, बैंक फेस दी ह्यूज लॉसेस, तो क्राइसिस था जो ग्लोबली स्प्रेड हुआ। तो ये कुछ बिजनेस साइकिल के एग्जांपल्स हैं कि, और एक और चीज आपको क्या पता लग रही है एग्जांपल से, कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं पर कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इंपैक्ट ग्लोबली देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कोई भी अगर एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई ऐसा बर्स्ट होता है, कोई बूम एकदम से आता है, एकदम से रिसेशन होता है, तो उसका इंपैक्ट उससे कनेक्टेड जो भी इकोनॉमीज है सबके अंदर जाता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे अगर देखें तो फीचर्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस साइकिल के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, समझते हैं ध्यान से।
सबसे पहले अगर बात करें ओवर पीरियोडिकली बट नॉट विद रेगुलर टाइमिंग से पूछा जाता है बेटा क्वेश्चंस में आपसे, ऑप्शंस दे देते हैं कि क्या पीरियोडिकली विद रेगुलर टाइमिंग या फिर नॉट पीरियोडिकली नॉट रेगुलर टाइमिंग, ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं। तो मतलब समझते हैं, मतलब पीरियोडिकली होता तो है बिजनेस में, हर एक बिजनेस में क्या होगा, एक एक्सपेंशन आएगा, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिसेशन आएगा, तो वो होगा, और उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है कि कब होगा। किसी बिजनेस का जल्दी हो सकता है, किसी का लेट हो सकता है, पर होगा जरूर। तो इसलिए बोला जा रहा है अकर होता है पीरियोडिकली, लेकिन रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, चार डिस्टिंक्ट फेसेस देखने को मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ। ठीक है ना, बट दीज आर नॉट स्मूथ और यूनिफॉर्म। मेन बात ही ये भी वही वाली बात पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि कोई ऐसा स्मूथ या यूनिफॉर्म नहीं है कि इतने टाइम तक ही पीक चलेगा, इतने टाइम तक फिर डाउनफॉल होगा, इतने टाइम के बाद फिर रिकवरी हो जाएगी। इसका भी कोई टाइम लिमिट कोई फिक्स नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई लेंथ फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तक होगा। ठीक है बच्चों, तो स्मूथ, नॉट स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं होते। ठीक है ना, ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज एंड आर परवेसिव। एक तो फ्री मार्केट यानी कि जहां पर कोई भी इजीली एंटर एग्जिट करता है, इस तरह की मार्केट जो होती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी इजीली एंटर एग्जिट कर लेता है, मोनोपोलिस में भी कर लेता है, मोनोपोली या ओलिगोपोली में हम कह सकते हैं कि नहीं करता, तो वहां पर होना मुश्किल है, लेकिन फ्री मार्केट जो है वहां पर इजीली हो जाता है। ठीक है ना, और परवेसिव यानी डिस्टर्बेंस जो होगी एक सेक्टर में वो दूसरे सेक्टर तक भी जाएगी। अगर एक सेक्टर में कोई डिस्टर्बेंस होती है बिजनेस साइकिल से, तो उससे कनेक्टेड बिजनेस जो भी है, अब एक से देखो ना, हर इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट है, तो अगर इस इंडस्ट्री में कोई डिस्टर्बेंस होगी तो दूसरे को इनपुट नहीं मिलेगा टाइम से, तो उसका भी बिजनेस खराब होता है आगे, राइट। सो हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर कि डिस्टर्बेंस होगी अगर एक सेक्टर में, तो वो दूसरे पे स्प्रेड भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अफेक्ट्स ऑल दी सेक्टर बात करी हमने, बट सम आर डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्टेड, मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनका इंपैक्ट उतना ना हो, होगा तो सबके ऊपर, पर कुछ सेक्टर्स का कह सकते हैं कि इतना इंपैक्ट ना हो, डिपेंड करता है किस तरह से बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन आ रहा है। जैसे कि हम बात करें कि कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना, फर्क है। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में तो क्योंकि नेचुरल चीजें उग रही हैं, तो बिजनेस साइकिल में चेंज आने से हो सकता है एग्रीकल्चर पे इतना इंपैक्ट ना हो, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बिजनेस रन करना है, आगे चीजें सप्लाई करनी है जो एग्रीकल्चर से आ रही है या दूसरी जगहों से आ रही है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू प्रिडिक्ट। इतना इजी होता अगर तो बिजनेस को हम बोलते हैं बिजनेस इज अनसर्टेन, बिजनेस में सब कुछ अनसर्टेन है, तो ये बिजनेस साइकिल्स कब देखने को मिलेंगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो दीज आर ऑल अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स, राइट। सो नो यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेस। रीजन क्या है जो हमने पीछे पढ़े, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि कौन सी साइकिल कब आएगी, कौन सा फेज कब देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर हार्ड टू प्रिडिक्ट। इसी वजह से यूनिफॉर्म होंगे अगर तुम्हें पहले से पता होगा, हम प्रिकॉशंस पहले से ले लेंगे तो वो साइकिल्स होगी ही नहीं, पर वो साइकिल्स होती है, डेफिनेटली होती है, पीरियोडिकली होती है, और जिसका टाइम फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर हार्ड टू प्रिडिक्ट। ठीक है बच्चों, फिर आता है साइमल्टेनियसली इंपैक्ट द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हमने बात करी आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइसेस, जितने फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी को रन करने वाले, सबके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है। यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन पे होगा या सिर्फ कंजम्पशन पे होगा या सिर्फ प्राइसेस पे होगा या सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे, नहीं, सबके ऊपर फैक्टर जितने भी हैं सबके ऊपर इंपैक्ट आता है उसका। ठीक है ना। कंटेजियस एंड इंटरनेशनल, ये तो चलो हमने विद इन सेक्टर्स की बात करी इससे पहले, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनली, जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में और बीच में भी बताई अभी, कि वर्ल्ड वाइड भी अगर कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट भी दूसरी कनेक्टेड इकोनॉमीज के पास जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्लोबली हम सब कनेक्टेड है, ग्लोबली तो सब ट्रेड से, सारी चीजों से कनेक्टेड है दूसरी कंट्रीज से। जैसे ग्रेट डिप्रेशन हमारा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है ना, वो चला कहीं और से, उसका इंपैक्ट कहीं और पहुंचा, उसका नुकसान किसी और को भरना पड़ा, तो समझ रहे हो, तो बहुत लंबा कनेक्शन हो गया। तो यानी कि दीज आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल, स्टार्ट इन वन कंट्री, स्प्रेड थ्रू द ट्रेड, ट्रेड के थ्रू ये दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है ना। नाउ हैव सीरियस सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेलबींग्स, जो वेलबींग्स है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसके ऊपर भी एक इंपैक्ट पड़ता है। अगर बिजनेसेस डाउन जाएंगे तो लॉसेज होंगे, तो लोगों की रेगुलर नीड्स टाइम से पूरी नहीं हो पाएंगी, राइट। तो वेलबींग के ऊपर भी एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है, सिंपल टॉपिक्स है। अच्छा, बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, किस किस वजह से होती है, वो तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक बिजनेस साइकिल के फीचर्स क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज। कॉजेज के अंदर सबसे पहले बेटा इंटरनल, यानी जो विद इन द इकोनॉमी हो सकते हैं या विद इन कंट्रोल कह सकते हैं, या जो सामने होती हैं चीजें जो हमें पता है कि हो रही है, मतलब थोड़ी सर्टेन भी होती है कुछ लेवल तक कि हमें पता होता है कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो बिजनेस साइकिल जो है दोनों से हो सकती है, इंटरनल दैट इज एंडोजीनियस, और एक्सटर्नल यानी कि एक्सोजीनियस। वर्ड याद रहेंगे, इंडोजीनियस मतलब इंटरनल कॉजेस, एक्सोजीनियस मतलब बच्चों एक्सटर्नल कॉजेस। तो पहले इंटरनल की बात करते हैं।
फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, जो कीन्स की थ्योरी है, जॉन मेनार्ड कीन्स पूरा नाम है ना, इनकी थ्योरी के हिसाब से देखो, इसमें और 2-3 थ्योरीज आएंगी जिनके आपको ध्यान से मतलब पढ़ने हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जितने भी इकोनॉमिस्ट के नाम वाले कंसेप्ट हैं कि ये इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था, वो आपको छोड़ना नहीं है बेटा, वो कंफर्म आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। आपको ये पढ़ना है कि इस इकोनॉमिस्ट ने भैया ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो कीन्स के हिसाब से चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड ड्राइव्स द साइकिल, कि एग्रीगेट डिमांड जो भी चल रही है इकोनॉमी में उसके हिसाब से बिजनेस साइकिल होगी। अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो ठीक है, ग्रो करेगी इकोनॉमी। लोगों की डिमांड ही फॉलो होनी शुरू हो गई तो बिजनेस साइकिल उस हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। हाई डिमांड का मतलब एक्सपेंशन, लो डिमांड का मतलब रिसेशन। ये किसका कहना था? कीन्स का। फिर आता है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वॉलेटाइल होगी, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या होगा? चेंजेस इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट लेवल। अगर जितनी भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होगी इन्वेस्टर्स की या इंटरेस्ट रेट्स की, अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करेंगे? फ्यूचर प्रॉफिट को देख के ना। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आप ये सोच के करोगे ना कि मेरे को आगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एक इन्वेस्टर की जो सोच है उसके हिसाब से इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल अफेक्ट हो सकती है, ये भी एक कॉज हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स को लगने लग जाए किसी रीजन से, जैसे कोविड आया, तो कोविड से क्या लगने लगा लोगों की, अब डाउन होगी तो इकोनॉमी फॉल हो रही है, सबने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस खींचनी शुरू कर दी। तो देखो, कोविड की वजह से बिजनेसेस लॉस वैसे तो हुए ही, पर दूसरा एक और क्या हुआ कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स पुल कर ली थी अपनी, कि अब तो ये बिजनेस लॉस में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पैसा वापस खींचो अपना, है ना। या जो इन्वेस्टमेंट हो सकती थी आगे, वो होनी बंद हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई ना कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट होती है, ठीक है, एट अ लार्ज लेवल। नाउ वेरिएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अब जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होंगी या जिस इकोनॉमी में बहुत कम होगी, वहां भी दिक्कत है, ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। तो एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। तो स्पेशली वॉर स्पेंडिंग जैसे होती है, तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है? डीस्टेबलाइज्ड होती है। अगर वॉर इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में वॉर का टाइम ज्यादा चल रहा है, तो गवर्नमेंट का सारा फोकस वहां जाएगा, सारी स्पेंडिंग वो वहां पे खर्च करेंगे, तो इससे इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजेशन खराब होती है, डीस्टेबलाइजेशन आ जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी वो पॉलिसीज जो मैक्रो लेवल पे, यानी कि एट लार्ज पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो जैसे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, इसमें स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी, टैक्स कम होंगे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब कि अब लोगों को पावर दी जा रही है कि लोग ज्यादा खर्च करें, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी या जब टैक्स रेट्स कम कर देगी, तो इससे क्या होता है? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और इससे क्या देखने को मिलता है फिर इकोनॉमी में? बूम। परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, लोग डिमांड्स बढ़ाएंगे, ज्यादा परचेजिंग होगी इकोनॉमी में। फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज कब होती है? जब टैक्सेस को बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है और इकोनॉमिक गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कम कर देती है। तो ये सब चीजें क्यों करी जाती है? क्योंकि इसमें अब लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी, और इससे स्लो डाउन होता है या रिसेशन होता है। तो इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल अफेक्ट होती है। बूम कब आएगा, रिसेशन कब आएगा, हमने बात करी, ठीक है बच्चों, इजी है। चलो, मनी सप्लाई। अब ये देखो, ये इकोनॉमिक्स के नाम से कंसेप्ट है बेटा, ये जरूर पढ़ना है आपको, मतलब इनके कंसेप्ट तो पढ़ना ही है, पर किसने दिया था ये कंसेप्ट ये बताना चाहिए, या फिर ऐसे याद करोगे ये इकोनॉमिक्स था और उसने ये बोला था, पूरी बात, ठीक है ना। तो जो हॉट्री करके नाम है मनी सप्लाई, इसमें क्या होता है? इसने मनीष ने कहा कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज होगा तो रिसेशन होगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी से इंफ्लुएंस होती है साइकिल। मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्रेडिट ज्यादा होना, ठीक है। तो हॉट्री का कहना यह था कि जो रिसेशन या बूम या जो बिजनेस साइकिल में इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो बिकॉज ऑफ मनी साइकिल की वजह से होते हैं। मनी साइकिल्स कह रहा हूं, मनी सप्लाई की वजह से होते हैं। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गया इकोनॉमी में, तो इकोनॉमिक क्रेडिट ज्यादा होंगे, है ना, तो लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, तो बूम देखने को मिल सकता है। मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो रिसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीधा कंसेप्ट इसका क्या था? दैट बिजनेस साइकिल्स आर अफेक्टेड बाय मनी सप्लाई, और वी कैन से क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब उसके बाद आए हमारे पीगू भाई साहब, पूरा नाम है एसी पीगू। साइकोलॉजिकल फैक्टर दिया इन्होंने कहा वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, यानी इकोनॉमी में जितना ऑप्टिमिज्म है या पेसिमिज्म है, उससे इफेक्ट होगी बिजनेस साइकिल। अगर सब पेसिमिस्ट है, सब पॉजिटिव सोच रखते हैं, सारे इन्वेस्टर सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, तो हमें बेनिफिट ही मिलेगा, तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर पेसिमिज्म ज्यादा इकोनॉमी में, लोग सोचते हैं कि यार ये तो बूम, ये तो अभी जैसे पेंडेमिक आया, एक और पेंडेमिक ना आ जाए या वॉर ना हो जाए, तो ये पेसिमिज्म है। तो अगर पेसिमिज्म ज्यादा स्प्रेड होगा इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट्स कम होगी, राइट, तो रिसेशन देखने को मिलेगा। तो पीगू भाई साहब ने कहा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म अमंग द बिजनेसमैन अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कीवर्ड क्या है? ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म, ठीक है बच्चों। फिर आया इनोवेशन थ्योरी, जो हमारे शुम्पिटर भाई साहब ने दी थी। शुम्पिटर ने क्या कहा? इनोवेशन होगी
तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, इनोवेशन कोई नहीं हो रही तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। कि आप सिर्फ जो है उसी को लेके चल रहे हो अगर, तो इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे इनोवेशंस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी और बूम देखने को मिलेगा। यानी इन्होंने कहा मेन कंसर्न किस पे था, इनोवेशन के ऊपर। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से बिजनेस साइकिल्स चलती है। ठीक है जी। फिर कॉबवेब थ्योरी जो किसने दी थी, निकोलस कार्डोर पूरा नाम था, इन्होंने दी थी कॉबवेब थ्योरी। इन्होंने कहा भैया कुछ मैटर नहीं करता, करंट प्राइसेस क्या है वो बताओ, कि करंट प्राइसेस के बेसिस पर बिजनेस साइकिल इफेक्ट होगी। क्या बोला इन्होंने कि करंट प्राइसेस से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर की प्रोडक्शन को, विच कॉजेज द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन। कह रहा है कि आज के जो भी प्राइस है आप उससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका आउटपुट कितना होने वाला है, आपकी प्रोडक्शन कितनी होने वाली है और इकोनॉमी में कंजम्पशन पैटर्न क्या रहेगा। कह रहे हैं करंट प्राइसेस से ही पता लग जाता है और उसी के हिसाब से बिजनेस साइकिल इफेक्ट होती है। ये किसका कहना था, निकोलस कार्डोर, विच इज द थ्योरी विच नेम्ड एज कॉबवेब थ्योरी। ठीक है बच्चों, चलो जी। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल कॉजेज। अब ये वो कॉजेज हैं जो हमारे कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे बिजनेस साइकिल इफेक्ट तो हो सकती है। तो लाइक वॉर का टाइम आ गया, अचानक से वॉर शुरू हो गई, तो इट विल डू व्हाट, आपके जो रिसोर्सेज है वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे वॉर के लिए, डिफेंस में, या फिर जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है वो ज्यादा बनने लग जाएंगी, राइट। रादर देन कंज्यूमर गुड्स क्या होगा, वॉर गुड्स ज्यादा बनेंगे, है कि नहीं। तो कंट्री की प्रोटेक्शन जो है वो मेन प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अगर वॉर का टाइम आ गया तो हमारे सारे रिसोर्सेज वॉर में चले जाएंगे, विच विल रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन विल कम, है ना। बिजनेस साइकिल्स में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, अब वॉर का टाइम होने के बाद जो उसके बाद रिकवरी फेजेस होते हैं वो कितने लंबे होंगे, वो डिपेंड करेंगे वॉर किस तरह से थी, वॉर ने कितना डिस्ट्रक्शन किया है, राइट। बूस्ट द डिमांड फॉर रीबिल्डिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो पोस्ट रिकवरी एक्सपेंसेस जितने ज्यादा होंगे उससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ हम ग्रो करेंगे। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। अब अगर अचानक से टेक्नोलॉजी का, जैसे टेक्नोलॉजी का बूम पड़ा हमने, .com बबल, तो वो ये इसी का एग्जांपल है बेटा। ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी एकदम से बढ़ गई, कोई एडवांसमेंट हो गई इकोनॉमी में या कोई टेक्नोलॉजी एकदम से आ गई, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो .com वाला बबल था हमारा उसके एग्जांपल ले सकते हैं, या जैसे टेलीकॉम में बूम आया है ना, मोबाइल सेक्टर रिसेंटली ग्रो करे, मतलब रिसेंटली तो नहीं पर हो गया काफी टाइम, पर वो अचानक से जब आए तो एक बूम ही था, एक न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिली, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स जो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है, कोई वेदर साइकिल्स चेंज हो रही है, एग्रीकल्चर कॉजिंग इंस्टेबिलिटी इन द एग्रेरियन इकोनॉमीज, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अचानक से सूखा पड़ गया, या बारिश जो वेदर सीजन है, जो रेन चाहिए वो नहीं मिल रही सही से, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से जो खाद मिलनी चाहिए, जो मैन्योर्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल इफेक्ट होती है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर एकदम से पॉपुलेशन ग्रो कर जाए तो सेविंग्स रिड्यूस हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट और इफेक्टिव डिमांड हमारी कम हो जाएगी, है ना, या बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करेगी तो अचानक से ग्रो कर जाएगा, तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिससे बिजनेस साइकिल इफेक्ट हो सकती है बच्चों, बात समझ आई। चलो जी, नेक्स्ट है रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजंस मेकिंग। नाउ अब हम ये सब पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये उसकी बारे में बात हो रही है कि बिजनेस साइकिल से होता क्या है। अगर आपको बिजनेस साइकिल के बारे में पहले से नॉलेज होगी तो आप अपने जो डिसीजंस होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या ग्रोथ से रिलेटेड डिसीजंस, वो उसी अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपको पता होगा कि अभी आप एक्सपेंशन फेज में चल रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में आ चुके हो, आपका बिजनेस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है और उसके बाद रिसेशन शुरू होने वाला है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल करोगे वापस और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे कि आपके जो एटलीस्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो किसी तरह बियर हो जाए और अपने सर्वाइवल की कोशिश करोगे। तो इसलिए नॉलेज जरूरी है बिजनेस साइकिल की। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको इस बिजनेस में अपनी बिजनेस साइकिल जो चल रही है इकोनॉमी में उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, राइट। तो देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज अ क्रूशियल फॉर बिजनेस because they directly impact the demand, profits and overall success. Overall success business का डिपेंड ही आपकी बिजनेस साइकिल पे करते हैं। जितना ज्यादा बिजनेस साइकिल को समझेंगे प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में, उतना ज्यादा बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं, है कि नहीं। की पॉइंट्स अगर हम बात करें, इट इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन हाउ, एक्सपेंशन या बूम देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप बूम पीरियड में है तो क्या मैंने बात करी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। रिसेशन या डिप्रेशन में है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिट्स डिक्लाइन। अब ऑलरेडी रिसेशन टाइम में तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और प्रॉफिट्स क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। तो क्या आप ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पता ही आपको डाउन जा रही है इकोनॉमी, तो उसमें क्यों करेंगे आप इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आप एक्सपेंशन फेज में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है ना। तो फर्म्स मस्ट कंसिडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपको अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग है जो भी आप बिजनेस में आगे करने जा रहे हो उससे पहले आपको एक एनवायरनमेंट स्टडी भी करना आना चाहिए, और उस एनवायरनमेंट की स्टडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल क्या चल रही है इस समय,
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट इज मैनेजरियल डिसीजंस। अब बिजनेस डिसीजंस की हमने बात करी, उसके अंदर मैनेजरियल डिसीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर बिजनेस साइकिल की आपको नॉलेज होगी तो आप मैनेजरियल डिसीजन यानी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ले पाएंगे। डिसीजन अबाउट एक्सपेंशन और डाउन साइजिंग, कितने लोग आपको रखने हैं इकोनॉमी में, कितने आपको निकालने हैं, राइट, कितने और लोगों की आपको जरूरत है, कितना आप बियर कर सकते हो कॉस्ट, क्योंकि बिजनेस किस स्टेज पे, इकोनॉमी में कौन सी साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, ये जानना जरूरी है। तो डिसीजन अबाउट एक्सपेंशन और डाउन साइजिंग डिपेंड्स ऑन द साइकिल फेज। प्रोडक्शन लेवल मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड फ्लक्चुएशंस। अब आपने प्रोडक्शन लेवल भी तो एडजस्ट करोगे। अगर इकोनॉमी में डिमांड पहले ही डाउन चल रही है तो आप क्या और प्रोडक्शन करते रहोगे, वो तो वेस्टेज है। पहले ही डाउन चल रही है अगर डिमांड तो अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे आप ताकि वेस्टेज ना हो। डिमांड एकदम से बूम हो गई है तो आप प्रोडक्शन भी बढ़ाओगे अपनी। तो इसलिए बिजनेस साइकिल की नॉलेज से पता होता है ना, अगर आप नॉर्मल स्टडी करते हो एक बिजनेस में अपनी कि भैया हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हो, तो ये वही तो चीज है, आप बिजनेस साइकिल को ही तो स्टडी कर रहे हो इनडायरेक्टली। आप यही तो देख रहे हो कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, उसके बेसिस पर आप अपने बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हो, राइट। फिर आता है लेबर एंड इनपुट रिक्वायरमेंट होगी, वो भी चेंज होगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा करनी होगी तो लेबर ज्यादा चाहिए होगा, है ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी आपको लेबर एंड इनपुट्स की, जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो भी लेबर लगता है। फिर उसके बाद सेक्टोरल इंपैक्ट, सारे सेक्टर्स पे हमने बात करी कि इंपैक्ट जाता है बिजनेस साइकिल का, जो भी इंपैक्ट है वो ऑल टुगेदर सारे सेक्टर्स पे जाता है, लेकिन हो सकता है किसी सेक्टर को ज्यादा इंपैक्ट करता हो किसी को कम, पर सेक्टोरल इंपैक्ट तो होता है। तो साइक्लिकल बिजनेस आर हाईली इफेक्टेड। जो साइक्लिकल बिजनेस है मतलब जो क्या है, जो पर्टिकुलर साइकिल में चलते हैं, यानी कि जिनका बिजनेस क्या है, किस बेसिस पर चलता है, जैसे कि फैशन, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म, ये साइक्लिकल बिजनेस है, यानी इनका एक सीजन आता है जाता है, सीजन आता है और चला जाता है, तो ये साइक्लिकल बिजनेस है। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं। पर जो नॉन साइक्लिकल है, जैसे असेंशियल गुड्स है या नेसेसिटी वाली चीजें हैं, बजट वाली चीजें हैं, जैसे कि दे मे बी लेस अफेक्टेड और इवन बेनिफिट ड्यूरिंग द डाउनटर्न, ठीक है ना, जो नॉन साइक्लिकल बिजनेस है। जैसे कि कोविड आया तो क्या उसमें असेंशियल चीजें बिकनी बंद हो गई? नहीं, वो तो बिकी, और कई चीजें ऐसी जिनको बेनिफिट भी हुआ उसके अंदर। जो असेंशियल चीजें थी लोग पहले कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन उस दौरान लोगों ने ज्यादा परचेजिंग करी असेंशियल चीजों की, है ना, तो उनकी मार्केट तो ग्रो करी। लेकिन जो साइक्लिकल बिजनेस है, जो डिपेंड करते हैं किसी सीजन पे, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे बूम होता है फिर नीचे आते हैं, उनका बिजनेस वैसे भी नीचे आता ही है, तो बिजनेस साइकिल से वो और ज्यादा इफेक्ट होता है उनका बिजनेस, ठीक है ना। एग्जांपल में आप समझ रहे होंगे, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, फैशन, ये सब चीजें जो साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस साइकिल से और ज्यादा इफेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो फिर आता है बिजनेस स्ट्रेटजी। जब हमने मैनेजरियल डिसीजन पढ़ा अभी पीछे, तो बिजनेस स्ट्रेटजी आप कह सकते हो उससे मिलता जुलता है कुछ, क्योंकि बिजनेस में स्ट्रेटजीज बनाना, अब आप नई नई स्ट्रेटजीज बनाओगे बिजनेस रन करने के लिए, तो पहले बिजनेस साइकिल की नॉलेज चाहिए ना। तो न्यू बिजनेस मस्ट टाइम देयर मार्केट। अब आप किस टाइम पे बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो, सपोज आप नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो आप करंटली स्टडी करोगे कि करंट पोजीशन इकोनॉमी में क्या चल रही है, करंट साइकिल के कौन से फेज पे इस समय, तो करंट साइकिल के जिस फेज पे होगे उस हिसाब से आप एंटर करोगे अपने बिजनेस को लेके। अगर आपको पता लग जाए कि डाउन साइज चल रहा है इकोनॉमी में, पहले ही इकोनॉमी में डिमांड जो है वो लो चल रही है, और आप उस चीज का प्रोडक्ट लेके उतरने जा रहे हो मार्केट में, तो पहली बात, या तो आप उतरोगे नहीं उस समय कि भैया पहले अभी तो डाउन ही चल रही है डिमांड, हम क्या करेंगे, या फिर अगर उतरोगे तो प्लानिंग के साथ उतरोगे कि हम अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस करेंगे, पहले उसका प्रमोशन मार्केटिंग करेंगे या बिजनेस साइकिल चेंज होने का वेट करेंगे, ठीक है, तब तक हम अपने बिजनेस को सेट कर लेंगे मार्केटिंग करके। इस तरह से स्ट्रेटजीज बनाओगे। एग्जांपल किसका है कि आप साइकिल को स्टडी करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और उस हिसाब से प्लान कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, राइट। तो देखो, न्यू बिजनेस को आप करंट साइकिल को देख के स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते हो वो सक्सीड करेंगे एक्सपेंशन फेज में, है ना। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो इकोनॉमी में, अगर एक्सपेंशन फेज है तो वो अच्छा ग्रो करेगा, है ना। बिजनेसेस मस्ट प्लान फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग प्रमोशन स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव द डाउनटर्न। प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड और प्रमोशन स्ट्रेटजीज अब बिजनेस साइकिल के हिसाब से डिसाइड होंगी ताकि वो सर्वाइव कर सके डाउनटर्न्स को, ठीक है ना। तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने के लिए बिजनेस साइकिल की जरूरत है। उसके बाद आता है यूज ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्ट। फोरकास्ट समझते हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब आप बिजनेस साइकिल को स्टडी करके ये पता लगा सकते हो कि आगे अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आगे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है। सो दिस इज कॉल्ड फोरकास्ट, इकोनॉमिक फोरकास्ट। दो नॉट परफेक्टली रिलायबल, फोरकास्ट मस्ट मे हेल्प द बिजनेस एंटिसिपेट मार्केट चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली। अगर आपको पहले से आइडिया लग जाए, चाहे वो फ्यूचर तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया लग जाए कि यार ये चीज होगी तो ऐसे होगा, तो उस प्रेडिक्शन के बेसिस पर आप अपने डिसीजंस ले सकते हो आज, है ना। आपको पता लग जाए कि यार ये तो बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं, बिजनेस साइकिल डाउन साइज हो रही है, सारी इकोनॉमी में रिसेशन फेज की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेसेस में क्या करेंगे, प्राइसेस आप कम करोगे ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सको मार्केट से और एक सर्वाइविंग स्टेज पे आ सको, राइट। तो फोरकास्ट हेल्प द बिजनेस टू एंटिसिपेट द मार्केट चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली। नाउ इट हेल्प्स आल्सो इन प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक शिफ्ट्स। अब जो इकोनॉमी में शिफ्ट्स आएगा, जो हमने बात करी लीडिंग इंडिकेटर की, है ना, कि इकोनॉमी में शिफ्ट आने से पहले ही अगर आप स्टेप्स ले लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
है कि नहीं? पहले से अगर आप स्टेप लेके चलोगे तो आप सर्वाइव ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हो अपने बिजनेस में, है कि नहीं? और सून आफ्टर देकर, या तो पहले ही या इमीडिएट होने के साथ साथ। ठीक है बच्चों, चलो जी, तो ये हुआ चैप्टर 5 खत्म। मजा आया? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे हिसाब से, आई थिंक बच्चों सबको मजा आया होगा इसके अंदर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।